नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। थोड़ा लेट हो गया मैं इंडिया आयरलैंड का जो मैच हुआ 18th को उसके पोस्ट एनालिसिस के लिए, लेकिन बहुत सारे अपडेट्स के साथ आए हूँ। एक्चुअली आई वाज कॉट अप विद सम वर्क, तो मैं इसीलिए ये वीडियो अगले ही दिन नहीं ला पाया, लेकिन बहुत सारे अपडेट्स के साथ आया हूँ। बहुत सारी चीज़ें आज पूरे दिन में देखी भी, जिसमें से हम लोग शुरू करेंगे कि एशिया कप की टीम कब आएगी, क्या डेवलपमेंट्स हैं। उसके बाद कुछ क्षण लूँगा आपके और विराट कोहली सर के 15 साल के जो क्रिकेटिंग जर्नी है उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ आप सब एंड तक देखिएगा, अच्छा लगे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा प्लीज़। सबसे पहले तो इंडिया आयरलैंड का जो मैच हुआ 18th को, पिच मुझे अच्छी लगी, ठीक है। पिच में मुझे कोई भी खराबी लगी नहीं। मुझे ऐसा लगा कि जसप्रीत बुमराह की जो फर्स्ट ओवर में सेकंड बॉल में जो हमने उनका बोल्ड देखा बालबरन को, वो उनकी स्किल है जो इस टीम में मिसिंग थी, जिसके लिए मैं अपने पिछले 2 वीडियोस में तो जसप्रीत बुमराह के बारे में ही बोलता बोलता 2 या 3 मिनट हो गए। इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर है हमारे लिए और बहुत अच्छा रिदम लगा उनका, बहुत ही अच्छा लगा। सिर्फ फर्स्ट बॉल पे पैड्स की तरफ आ गए थे, उन्होंने फ्लिक कर दिया, उनको एक बाउंड्री लगी। उसके बाद बहुत अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, पहले 2 ओवर में तो बिल्कुल बांध के रखा, बहुत अच्छे लाइंस डाले, बहुत मज़ा आया उनकी उनकी गेंदबाजी देखकर। एंड आई वाज सो मतलब हैप्पी टू सी हिज यॉर्कर्स गेटिंग एग्जैक्टली वेयर ही वांट्स, और वो शेप इन करके भी अंदर जा रहा था, तो दैट मीन्स दैट ही इज इन हिज फुल रिदम। क्योंकि अगर आप यॉर्कर करते हो देन देखिए, आपके बाउंसर में तो आपके शरीर की जान लगती ही है, लेकिन आप जब यॉर्कर करते हो तो शरीर की जितनी लगती है उससे ज़्यादा इस जगह की लगती है जब आप डाल रहे होते हो। तो इसीलिए हमें ये समझ आया दैट ही वॉन्ट्स टू गिव हिज 100% इन द फ्रॉम द फर्स्ट बॉल ही बोल्ड। मैंने तो ये भी बोला था कि आप चाहे धीरे स्टार्ट करो, लेकिन बहुत अच्छा लगा। थर्ड ओवर में आकर थोड़े से रन पड़े उनको मैकार्थी की तरफ से, और मुझे लगा कि उसके बाद उन्होंने कम बैक कर लिया, क्योंकि उन्होंने जैसे ही देखा कि अर्शदीप सिंह स्लोअर का ज़्यादा प्रयोग कर रहे थे इनटू द विकेट उन लोगों को, और क्योंकि वो लोग हॉइक करने के लिए जा रहे थे तो वो लोग बीट हो रहे थे, तो उन्होंने उसी चीज़ को पकड़ा। और फोर्थ ओवर में जाते जाते 6 की इकोनॉमी, 2 विकेट्स, 2 इतने अच्छे विकेट्स, पहले 5 बॉल्स में विकेट्स, मतलब बहुत अच्छी वापसी उनकी। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। बहुत अच्छी गेंदबाजी की प्रसिद्ध कृष्णा ने भी, मैंने उनको अपनी 11 में नहीं रखा था, बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। आते ही उन्होंने जिस तरीके से अपना इम्पैक्ट दिया, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द लास्ट ओवर ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि वो भी इंजरी से वापस आ रहे हैं और ही वॉन्ट्स टू गिव इज 100%। और अच्छी बॉलिंग की उन्होंने एक्सेप्ट द लास्ट ओवर। आई थिंक दैट ही विल इम्प्रूव इन द नेक्स्ट मैच। और उसके बाद तो रवि बिश्नोई, मैंने बोला था कि ही इज़ गूगली किंग। गूगली में उन्होंने पहले पॉल स्टर्लिंग को आउट किया, उसके बाद उन्होंने फिर गूगली में ही एक और भी विकेट लिया। तो रवि बिश्नोई बहुत अच्छे बॉलर हैं। आई एम स्टिल सर्चिंग फॉर दोज लेग ब्रेक्स विच ही बॉल्स, क्योंकि उन्होंने कल 1-2 बॉल्स में फ्लाइट करने की कोशिश की थी, जिसमें से एक बॉल तो सीधे बहुत अच्छा कवर ड्राइव मारा था कर्टिस कैम्फर ने, लेकिन वो हाथ में आ गया फील्डर के। सो आई वॉन्ट टू सी दैट मोर। रवि बिश्नोई ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की। लास्ट ओवर में अर्शदीप सिंह का इतने रन खाना, मैं आपको बता रहा था, आप मेरी 2 वीडियो पहले की जो वीडियो, उसमें अगर आप देखें तो मैंने उसमें कहा था कि अर्शदीप सिंह डेथ में उतनी मतलब अच्छी गेंदबाजी कर नहीं पा रहे। आई डोंट नो द रीज़न, बट ही हैज़ टू ओवरकम दैट, क्योंकि उनका स्पेशलिटी भी डेथ के लिए था। जब पहली बार वो इंडियन टीम में आए थे तो उनके यॉर्कर्स के लिए आए थे, उनकी डेथ गेंदबाजी के लिए ही आए थे। और उसके बाद देखिए, अपफ्रंट तो वो स्विंग करते हैं, T20 वर्ल्ड कप में देखा, नॉर्मली भी देखता हूँ उनके, जो उन्होंने थर्ड ओवर डाला बहुत अच्छा ओवर डाला, तो उस मोमेंटम को वो कंटिन्यू कर नहीं पा रहे लास्ट के डेथ ओवर्स में। अगर हम वेस्ट इंडीज सीरीज भी देखें तो उनके 2 ओवर्स रहते हैं लास्ट के लिए, और उसमें से एक में वो अच्छा करते हैं और एक में बहुत रन दे देते हैं। तो आई थिंक ही शुड लुक इन टू दैट। ये एक कंसर्न था मेरे लिए। बहुत अच्छी गेंदबाजी की भारत ने,
उधर से मैकार्थी, बहुत अच्छी इनिंग्स लगी मुझे। देखिए, मैं बोल रहा था लॉरेन टक्कर, मैंने बोला था कर्टिस कैम्फर, क्योंकि मैंने कर्टिस कैम्फर को देखा है और ही इज़ अ फ्री फ्लोइंग बैट्समैन। और आयरलैंड में 9 तक बैट्समैन, आपने देखा होगा कि मकार्थी ने आने के बाद क्या बैटिंग की। तो मैं बोल रहा था कि उनके जो डेप्थ जो है वो उनको, मतलब 51 पर 6 से अगर 139 पर ले गई, 139 142 विन था इंडिया के लिए, तो बहुत अच्छी। कर्टिस कैम्फर ने भी अच्छी गेंदबाजी, सॉरी बल्लेबाजी की, और उसके बाद उन्होंने भी शुरुआत अच्छी की, बट उसके बाद यशस्वी जायसवाल भी फ्लो में आए, ऋतुराज गायकवाड़ ने कल बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने बेसिकली उनका जो इंटेंट था, इसीलिए आप मैच जीते हो, क्योंकि आप डकवर्थ लुइस से सिर्फ 2 रन से मैच जीते हो। तो यशस्वी भी पहले थोड़ा सा कॉशियसली खेल रहे थे, उसके बाद उन्होंने भी वो जो रन्स जो बना दिए, उस चीज़ के लिए ही हम लोग कल जीते हैं मैच। तिलक वर्मा बहुत ही अनलकी डिसमिसल था, ये हम एक्सक्यूज़ कर सकते हैं उनको। एंड मुझे लगता है कि इंडिया ने कल अच्छा खेला, और अगर ये पूरा मैच भी होता तो इंडिया कन्विंसिंगली जीत जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 7 विकेटों से। तो ये मेरी प्रेडिक्शन थी, और मैंने बोला था कि कल इंडिया जीत जाएगी, जो कि बहुत लोग ही बोलेंगे। लेकिन जिस तरीके से, देखिए, ये जो मैदान है, ये जो पिच है, ये इसके पहले कभी यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि लास्ट बार जब डबलिन में मैच हुआ था, उस वक्त पर मैं जिस स्टेडियम की बात कर रहा था वो खुली हुई स्टेडियम थी, ये नई स्टेडियम बनी है। सो इसके पिच में देखिए, थोड़ा सा तो बॉल हल्का रुक गया, लेकिन अच्छी बैटिंग विकेट थी यहाँ पर। 170-80 रन अच्छे होते हैं, ठीक है, वो डिफेंडेबल हो सकते थे, लेकिन 139 रन बहुत कम रन होते हैं। तो बहुत अच्छी पारी खेली कल ऋतुराज गायकवाड़ ने, यशस्वी जायसवाल ने। इंडिया कन्विंसिंगली जीता, मेरे लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव था जसप्रीत बुमराह, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम। उसके बाद आते हैं कि एशिया कप के बारे में हम क्या डेवलपमेंट्स जान रहे हैं अभी, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि स्क्वाड कब आएगा, 21 तारीख को आएगा, ठीक है। उसके बाद 21 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आएगा, जो कि बहुत ही नई चीज़ है इंडियन क्रिकेट के लिए। पाकिस्तान मेरे हिसाब से हमेशा ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही वो अपनी टीम बताते हैं, ठीक है, और कोशिश ये करते हैं वो, मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। इस चीज़ पर शायद आपको कोई बोलेगा नहीं, लेकिन उन्होंने जिन नामों को छोड़ दिया है, और मेरे हिसाब से उनमें से कुछ नाम डिजर्व भी करते हैं, वो उन क्वेश्चंस को डायरेक्टली कभी आंसर नहीं करते। वो हमेशा बोलते हैं कि ये भी हमारे रडार में है, इनको भी हम देख रहे हैं, लेकिन मेरे अभी के हिसाब से ये मेरे बेस्ट है। बट क्यों नहीं है? नंबर्स के लिए नहीं है, करंट परफॉर्मेंस के लिए नहीं है, टीम का भरोसा उठ गया, वो उस तरीके से बात नहीं करते। वो हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मैंने अपने होश में कभी नहीं देखा मेरे सामने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम बताई जा रही हो। अब बाकी हो सकता है कि पहले हुआ हो, बट प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए टीम बताना, आई थिंक दैट बीसीसीआई इज वांटिंग टू मेक अ स्टेटमेंट हियर, ठीक है, कि बीसीसीआई चाहता है कि हर बार वर्ल्ड कप का जो भी टीम अनाउंस होता है उसके बाद बहुत डिस्कशंस होते हैं, चाहे वो अंबती रायडू को बाहर निकाल कर विजय शंकर को लाना हो, चाहे वो यूजी चहल को वर्ल्ड कप में ना खिलाना हो, ठीक है, चाहे वो यूजी चहल को टीम में रखने के बावजूद एक भी मैच ऑस्ट्रेलिया में ना खिलाना हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, हम बहुत लोगों को एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन वो रहते नहीं हैं। उसके बाद हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है वो अज्यूम करती है कि मेरे पास 1 साल तक रविचंद्रन अश्विन वाइट बॉल क्रिकेट में नहीं थे, लेकिन यहाँ शायद वो काम कर सकते हैं। तो वैसा होता नहीं है। बेसिकली आप अगर किसी को मैचेस दे रहे हो वाइट बॉल क्रिकेट में, साल में अगर आप देखिए 10 तो नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर वो 10 मैच खेलते हैं ओडीआई क्रिकेट की, तो आप अगर किसी को 7 मैच पर खिला रहे हो तो आप उसी को ना वर्ल्ड कप पर ले जाओगे। तो ये सारी बहुत डिस्कशंस होती है, मैंने भी किया, एंड मुझे लगता है बहुत खुली करनी चाहिए, क्योंकि आई वॉज वेरी शॉक्ड व्हेन यूजी चहल वॉज नॉट इन वर्ल्ड कप टीम। सो आई वॉज वेरी शॉक्ड। उसके बाद जब उनको ऑस्ट्रेलिया में लेकर जाया गया तो एक मैच नहीं खिलाया गया यूजी चहल जैसे बॉलर को, जब आपके पास जसप्रीत बुमराह विकेट टेकर नहीं है, जब आपको यह समझ आ रहा है कि अक्षर पटेल एक भी मैच में आपको विकेट नहीं निकाल के दे रहे। सो दिस इज
दिस इज नॉट सेंस फॉर मी। बट इस बार बीसीसीआई ने ये स्टेटमेंट देने की कोशिश की कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे, आपका जो भी सवाल तो हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत टाइम पर बीसीसीआई को इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बोला गया है। ठीक है, तो बीसीसीआई इज वांटिंग टू मेक अ स्टेटमेंट हेयर। सौरव गांगुली, मैं बहुत रिगार्ड्स करता हूँ उनकी, एंड मैं उनकी बातों को बहुत सीरियसली लेता हूँ। तो उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दिया कि वो तिलक वर्मा को चाहेंगे नंबर 4 पर, अगर वो खेल सके। वो चाहेंगे यशस्वी को भी एक मौका मिले अगर वो मौका हो तो। ही ऑल्सो वॉन्ट्स ईशान किशन इन द टीम। सो दैट वॉज अ वेरी बोल्ड स्टेटमेंट टू मेक बाय समवन लाइक हिम, क्योंकि तिलक वर्मा को आप अगर एशिया कप में जाकर ओडीआई की डेब्यू कैप दे रहे हो, दैट इज अ वेरी ड्रास्टिक स्टेप। और अगर वहां डेब्यू कैप दे रहे हो, मतलब वो आपकी वर्ल्ड कप की स्कीम के भी हिस्सा होने चाहिए। तो दैट इज अ बहुत, मुझे उनकी बात बहुत डेयरिंग बात लगी। आप एक इंसान जिसने एक फॉर्मेट ही नहीं खेला, उन्होंने शायद उनकी वो कैपेबिलिटी देखी हो अपने से, ये भी हो सकता। मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए ये काम, क्योंकि तिलक वर्मा आपके स्क्वाड में रह सकते हैं अगर कोई आपके नंबर 4 के स्कीम ऑफ थिंग्स में जो भी हो। मेरे हिसाब से शुभमन गिल होने चाहिए। अगर श्रेयस अय्यर नहीं आते तो उस वक्त पर आपको ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी कि तिलक वर्मा आपके एक बैकअप हो सकते हैं, बट आप उन्हीं को मेन लेकर एशिया कप से, अगर ये थॉट प्रोसेस हुआ कि एशिया कप में आप ट्राई करो, नहीं तो आप वर्ल्ड कप में मत लेकर जाओ, ये मेरे लिए सेंस नहीं बनता। क्योंकि एशिया कप ही आपके वर्ल्ड कप से पहले एक मेजर टूर्नामेंट है, क्योंकि उसके बाद आप सिर्फ 3 ऑस्ट्रेलिया के साथ ओडीआई खेलने वाले हो, जिसमें आपको वही टीम उतारनी पड़ेगी जो आपकी वर्ल्ड कप के फर्स्ट मैच से उतरने वाली है। तो तिलक वर्मा के लिए बात की उन्होंने। यशस्वी जायसवाल, आई डोंट थिंक दैट ही विल मेक इनटू द टीम, क्योंकि उनकी जगह नहीं बनती है इस टीम में। क्लियर एंड सिंपल, और कोई इसमें लॉजिक नहीं। उनकी जगह अभी के फिलहाल के ओडीआई टीम में वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए नहीं बनती। ठीक है, और मुझे लगता है कि जितनी मैंने बातें सुनी है सोर्सेस से, कि केएल राहुल, कल उन्होंने 18 तारीख को, मैंने आपको अपने पहले के वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में भी बोला था कि केएल राहुल 18 तारीख को एक प्रैक्टिस मैच खेलने वाले एनसीए में। ठीक है, तो उस मैच में उन्होंने 50 ओवर कीपिंग भी की है, उन्होंने बैटिंग भी की है। स्कोर्स अभी तक अनअवेलेबल है हमारे पास, लेकिन सोर्सेस से सुनने में आ रहा है कि उन्होंने ये चीज़ें की है। और केएल राहुल कैन, एंड आई फील, क्योंकि वो फिट हो गए हैं, सो ही विल बी अप्रॉक्सीमेटली 80% इनटू द एशिया कप टीम। मैं इसके खिलाफ था बेसिकली। ठीक है, मैं इसके अभी भी खिलाफ ही हूँ, लेकिन बीसीसीआई मेरे हिसाब से इस किस्म से, या सिलेक्शन कमेटी इस किस्म से नहीं जाएगी, क्योंकि देखिए केएल राहुल क्लास प्लेयर है। ठीक है, केएल राहुल मुझे बहुत पसंद भी है। केएल राहुल ने 5 नंबर पर ओडीआई क्रिकेट में आते ही जिस तरीके से एडेप्टेबिलिटी दिखाई है, जिस तरीके से परफॉर्मेंसेस किए हैं, चाहे वो जल्दी रन बनाना हो या जल्दी विकेट गिरने पर टीम को संभाल कर आगे लेकर जाना हो, बहुत अच्छे से किया है। लेकिन मेरा बस एक ही कंसर्न है कि उनके अंडर कंपिटिटिव मैचेस नहीं है, और कंपिटिटिव मैचेस नहीं है जसप्रीत बुमराह के लिए, तो उनका रिटर्न अच्छा रहा। लेकिन केएल राहुल के लिए 50 ओवर कीपिंग करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और उसके बाद अगर आप 30 पर 3 होते हो, फिर आकर करीबन 38 से 40 ओवर बैटिंग करना उस गर्मी में, मतलब आई डोंट थिंक कि ये अच्छा एक डिसीजन होगा। बट केएल राहुल फिट है तो आने चाहिए टीम में, मतलब बीसीसीआई की तरफ से, सिलेक्शन कमेटी का जो सोच है। क्योंकि ये सोच को मैं इंडियन क्रिकेट में थोड़ा सा नापसंद करता हूँ, कि आपको अगर कोई प्लेयर ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा प्लेयर है, प्रूवन प्लेयर है, लेकिन उसके पास 9 महीने तक कोई कंपिटिटिव क्रिकेट नहीं है, बस नाम के कारण कि अगर वो आएगा तो स्टेबिलिटी दे देगा, बट यू आर नॉट श्योर ऑफ दैट। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एशिया कप में केएल राहुल को खिलाकर देखूंगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा, तो ये आपकी गलत सोच है। क्योंकि एशिया कप
आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन आप वैसा एक्सपेरिमेंट करो जो आपके लिए फ्लेक्सिबल हो। आप अगर कीपर की बात करो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी टीम का, और अगर आप वहां पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो मेरे हिसाब से ये गलती है, लेकिन ये ट्रेंड है हमारे इंडियन क्रिकेट का जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। ठीक है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि केएल राहुल को एशिया कप की टीम में लाया जाए। ये हो सकता है कि आप केएल राहुल से कम्युनिकेट करें, आपके सीनियर प्लेयर हैं, कि देखिए ये हमारा थॉट प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स है, आप थोड़ा सा लिस्ट ए मैचेस भी खेल लीजिए उस बीच में, उसके बाद तो उनको आना ही पड़ेगा, एंड आई एम वेरी फॉर विद दैट। लेकिन अभी के टाइम पर आई डोंट थिंक दैट ही शुड बी इन द टीम, बट आई थिंक ही विल बी इन द टीम, दैट इज द मेन थिंग। हम क्या सोचे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ही विल बी इन द टीम अकॉर्डिंग टू, अगर वो फुल्ली फिट है तो वो टीम में ज़रूर आएंगे। ये मेरा थॉट प्रोसेस है। तो 21 को टीम आने वाली है, ठीक है। दिल्ली में मीटिंग होगी, टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस से बताई जाएगी, जो मैंने आपको पहले भी बोला। अब कल 15 साल हुए विराट कोहली के क्रिकेट को, और मैं बेसिकली विराट कोहली के कुछ मैचेस देखता हूँ। जैसे कि उन्होंने जो फर्स्ट 100 बनाया था, जब गौतम गंभीर के साथ उन्होंने श्रीलंका के अगेंस्ट वो पार्टनरशिप लगाई थी, जिसमें गौतम गंभीर को मैन ऑफ द मैच मिला था, लेकिन उन्होंने विराट कोहली को दे दिया था। दैट वाज अ ब्यूटीफुल जेस्चर फ्रॉम हिम। और वहाँ से विराट कोहली को, क्योंकि मैं इस जनरेशन में बहुत ज़्यादा क्रिकेट समझता था, जब से विराट कोहली, उसके पहले भी मैं समझता था, मैं क्रिकेट हमेशा ही पसंद करता था, बट जो मेरी समझ है उसके बाद से मेरा देखा हुआ सबसे अच्छा बैट्समैन है विराट कोहली। क्योंकि सबसे अच्छा क्या, सबसे बेस्ट बैट्समैन है विराट कोहली। मतलब विराट कोहली ने डोमिनेट किया है ओडीआई क्रिकेट को फॉर अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 साल। उस बीच में बहुत कम ऐसे बैट्समैन होते हैं जिनका इतना लंबा लीन पैच नहीं आता। सो ही इज अ स्पेशल पर्सन। इंग्लैंड में हाईएस्ट स्कोर 29 5 मैच की टेस्ट सीरीज, अगली बार जाकर करीबन 450 से ऊपर रन ये विराट कोहली ही कर सकता है। तो विराट कोहली इज अ ग्रेट बैट्समैन, ग्रेट ह्यूमन बीइंग। मुझे उनकी बातें भी बहुत अच्छी लगती है। उनको देखकर ये समझ आता है कि आपको अपने लाइफ में भी इवॉल्व करना है, तो आप उनसे सीखते भी हो। कि जब वो आए थे तो अग्रेसिव थे, पार्टीज करते थे, तो जो कि अच्छी बात है, जो वो अभी भी करते हैं, अभी भी हम उनको देखते हैं पार्टीज करते हुए। लेकिन जो सेल्फ कंट्रोल, जो अपने क्रिकेट के लिए जो डेडिकेशन जो उन्होंने दिखाई है, ये बहुत काबिल तारीफ है। मतलब इतना डेडिकेशन, इतना फिट एक खिलाड़ी, मतलब, और वो भी इतने अरसे से खेल रहा हुआ खिलाड़ी, इतना फिट, ये विराट कोहली ने ट्रेंड बनाया है यहाँ पर इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में। एंड मेरे हिसाब से विराट कोहली एशिया कप में करीबन 2 मैचेस में शतक बनाएंगे, और वो बनाएंगे ही। ठीक है, कोई इसमें शंका नहीं है कि वो पाकिस्तान के अगेंस्ट के मैच में 2 सितंबर को अपना पहला शतक बना दे। ठीक है, और आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन, डू नॉट कंपेयर विराट कोहली विद बाबर आजम। पिछले वीडियो में भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं, ये काम बिल्कुल ना करें। बाबर आजम बहुत अच्छे खिलाड़ी है, लेकिन विराट कोहली के लीग के खिलाड़ी नहीं है वो। विराट कोहली ने जो नंबर्स अलग होते हैं, विराट कोहली ने जो गेम को दिया है, लोगों को दिया है, जिस तरीके से वो अपने आप को इस गेम में ढालते हैं, जिस तरीके से उन्होंने इतने सालों तक टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। जिस मैच में विराट कोहली 70 से ऊपर जाते हैं, मैं आपको एक स्टैट बताता हूं, जिस मैच में विराट कोहली 70 से ऊपर जाते हैं, 85% मैच इंडिया जीतती है। 85%। और उसमें से करीबन 55% है चेस करते हुए। जहां पर आपको एक बैट्समैन की जरूरत होती है, जो उसने आपको 337 रन भी 38 ओवर में करके होबार्ट में दे दिया था, मलिंगा नोवान कुलसेकरा उनके अगेंस्ट। सो दिस इज अ डिफरेंट लेवल। सो प्लीज डोंट कंपेयर बाबर आजम एंड विराट कोहली। एंड
ये वीडियो जैसी ही आएगी, रात को एक और वीडियो आएगी, ठीक है, उस पर क्योंकि 21 को स्क्वाड आने वाला है, सिर्फ स्क्वाड की बात करूंगा और एक 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 डिटेल्ड बात करूंगा उस चीज़ पर। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।